हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत दिन हो चुके थे वीडियो बनाए हुए। कई सारे प्रॉब्लम्स भी थे और कई सारे कारण भी थे जिसके कारण से मैं आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड कर रहा था और कुछ प्लानिंग भी चल रही थी आप सभी के एग्ज़ाम जून 2023 को लेकर। तो उसको लेकर भी जो है मैं यहाँ पर वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि क्या कुछ किया जाए आपके लिए जिससे आपको जून 2023 में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले, उसी के बारे में सारा कुछ प्लानिंग चल रहा था। तो मुझे एक प्लान आया, आइडिया आया, जिसको मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और आज से ये स्टार्ट हो जाएगा। और मैंने ये कोशिश की है कि हर यूनिट्स में जिन टॉपिक से जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, जिनको हर बार एग्जामिनर टच करता है, जहाँ से क्वेश्चन पुट डाउन करता ही करता है, तो उन ट्रेंडिंग और हॉटेस्ट टॉपिक को जो है मैं कवर कराऊं विथ डिटेल्स के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि वहाँ से क्वेश्चन अगर आपसे बनना तो है ही, निश्चित है कि बनना है वहाँ से, तो आप उस क्वेश्चन को 100% जो है यहाँ पर सॉल्व कर पाएँ। तो इसी को लेकर मैंने एक वीडियो में आपसे बोला भी था, लेकिन आप लोगों ने क्या किया वो तो खैर बात की बात है। लेकिन मैंने कहा था आपसे यही कि आप सभी जो है, जितने भी ये 10 यूनिट्स हमारे हैं पेपर 1 में, अलग अलग टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, इसके साथ ही साथ आईसीटी हो गया, लोक विकास पर्यावरण हो गया, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है। तो इन अलग अलग यूनिट में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं और उन टॉपिक्स में से जो भी टॉपिक्स आपके क्लियर नहीं है, एकदम समझ में नहीं आते आपको, उन टॉपिक को कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइएगा। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से उस पर कंटेंट तैयार करूंगा और एक क्लास आपको प्रोवाइड करूंगा और उसके बाद से वो टॉपिक क्लियर हो जाएगी और एक एक डिटेल को मैं उसमें शामिल करूंगा, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे उस टॉपिक में, वो जो है आपका वहां से बन जाए। तो लेकिन आप सभी ने कोई जवाब नहीं दिया और उसके लिए मैं कहूँ ही क्या आपसे। लेकिन मैं जितना एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे, कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि नहीं मुझे मनी चाहिए, ये चाहिए, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप रिप्लाई करो, कुछ बेहतर जो है आप कमेंट करके बताओ मुझे, ताकि मैं उस पर कंटेंट क्रिएट करूँ। लेकिन आप जो है वो नहीं करते, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। आप इसे मानो या ना मानो। और अब मैंने कुछ प्लान किया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्लास प्रोवाइड करूंगा और क्वेश्चन सीरीज भी मैं तैयार कर रहा हूं टाइप करके। जून 2023 के लिए मैं क्वेश्चन भी जो है आपको कराऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं अलग अलग यूनिट से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे लग रहे हैं, मैंने क्वेश्चन को एनालिसिस किया है 4-5 साल के, और जिन टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक्स को मैं डिटेल में आपको यहाँ पर कवर कराने वाला हूँ। और आपको लगता है कि किसी यूनिट से आपका टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की थी उस वीडियो में कि आप उस टॉपिक को बताएं, तो आप किसी ने एक यूनिट बताया। तो जैसे कि मैं बताऊं कि सिंगल हैंड मैं यहाँ पर काम करता हूँ और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को मैंने काउंट करा रखा है आपको, लेकिन आप कुछ समझते ही नहीं हो। तो इस बातों को थोड़ा सा गौर कीजिएगा और आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। मैंने ज़्यादा समय लिया, थोड़ा सा इमोशनली बातें निकल जाती हैं, लेकिन उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। लेकिन जो सच्चाई है उसको मैंने आपसे यहाँ पर साझा किया। अब देखिए, यहाँ पर आज की इस क्लास में हम यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्जाम जून 2023 के लिए, अभी उसके लिए फॉर्म जो है फिल कराए जाएंगे। जैसे ही कोई अपडेट आता है उसके बारे में मैं आप सभी को जानकारी जरूर दूंगा। और महत्वपूर्ण टॉपिक की ये सीरीज हमारी चलेगी। हर यूनिट में जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होगी, जिसको मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया, जहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं आपसे, हर साल पूछे गए हैं, हर अलग अलग जो है एग्जाम जब भी आपके हुए हैं तब यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने लिखा भी है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। ये पार्ट 1 है, इसी प्रकार से आपको पार्ट 2, पार्ट 3 अलग अलग यूनिट्स में जो टॉपिक्स होंगे, किसी में 4-5 टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको, किसी में 6। तो आप भी इन सीरीज का हिस्सा बन सकते हैं और अपने टॉपिक्स को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ताकि मैं अगले टॉपिक को अगर बनाऊं तो हो सकता है कि आपके टॉपिक को ले लूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे और टॉपिक मैं बता ही देता हूँ। जो शिक्षण के आपके स्तर है, उस टॉपिक को पहले क्वेश्चन मैं ले लिया हूँ। यहाँ से और भी मल्टीपल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने हैं, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है। ये क्वेश्चन आपका 2021 में शिफ्ट 1 में पूछा गया था, जिसमें यह पूछा जा रहा है कि अध्यापन के किस स्तर में मुख्य जोर विचार और सूचना को ग्राह्य करने और उसको व्यवस्थित और प्रस्तुतिकरण पर होता है, ये आपको बताना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि शिक्षण के 3 स्तर होते हैं और उन स्तर पे अलग अलग तरीके से टीचिंग की जाती है। तो बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि अध्यापन के, टीचिंग के किस लेवल पे जो है ज़्यादातर जोर जो है टीचर का विचार और सूचनाओं को ग्रहण करने पर होता है और उन्हें व्यवस्थित और उनके प्रस्तुतिकरण
पर होता है। तो वो कौन सा लेवल है, यही आपको इन चारों में से बताना है। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। और आज का ये जो टॉपिक है हम उसे स्टार्ट करते हैं और बहुत ही डिटेल में एक एक पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है। बस वीडियो के साथ बने रहिएगा, बस मैं यही चाहता हूँ। और कुछ अच्छा लगे तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं लाइक शेयर करके। तो चलिए हम आगे इसमें देखते हैं। तो सबसे पहली स्लाइड में जो है हम यहाँ पर शिक्षण के जो लेवल्स हैं, जो अलग अलग लेवल्स हैं उनको देखेंगे और एक एक करके उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। पहले भी मैंने करा रखा है, लेकिन आज के इस वीडियो में कुछ और भी तथ्यों को मैंने इसमें ऐड कर रखा है। और यहाँ से क्वेश्चन अगर बनेंगे जून 2022 में तो निश्चित रूप से आप उन्हें सॉल्व कर लेंगे। और बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ट्रेंडिंग और हॉटेस्ट टॉपिक आप कह सकते हैं शिक्षण अभिवृत्ति में, इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। अब देखिए, प्रभावी रूप से शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, मतलब 3 लेवल पे जो है टीचिंग का काम किया जाता है। एज ए टीचर अगर कोई है तो वो एक छात्र को 3 लेवल पर टीचिंग देता है। एक मेमोरी लेवल आपका होता है और एक अंडरस्टैंडिंग लेवल और तीसरा आपका यहाँ पर रिफ्लेक्टिव लेवल यहाँ पर होता है। तो मतलब 3 लेवल पे आपके टीचिंग का जो है कार्य किया जाता है। ये थोड़ा सा ऑर्डर ऊपर नीचे था तो इसको मैंने करेक्ट कर दिया है। सबसे पहले आपका स्मृति स्तर है, दूसरे स्तर पे आपका बोध स्तर है और तीसरे लेवल पे आपका यहाँ पर चिंतन स्तर है। तो अगर शिक्षण का कार्य होगा तो ये इन 3 लेवल पर होता है। और एक इसमें एक्स्ट्रा ऐड ऑन करते हैं स्वायत्त विकास स्तर का, तो उसके बारे में भी मैं लास्ट में चर्चा करूंगा और कुछ जो जानकारी है उसको भी मैं साझा करूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्मृति स्तर का जो शिक्षण यानी कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होता है उसको डिटेल में देखेंगे कि इसके अंदर किस प्रकार से छात्रों को पढ़ाया जाता है और मुख्य रूप से किस पर बल दिया जाता है। उन सभी पॉइंट्स को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। एक एक बिंदु आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन अब अंडरस्टैंडिंग लेवल के पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। ऐसा नहीं कि कोई फैक्ट आपसे पूछ लिया गया कि स्मृति स्तर के प्रतिपादक कौन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, लेकिन समझ के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। और जैसे ही क्वेश्चन आता है, इस बार का जो एग्जाम हुआ है उन सारे क्वेश्चन को भी मैं आपको कराऊंगा डिटेल में, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। देखिए, जितना मेरे अंदर क्षमता है मैं उस हिसाब से बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। और ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत सारा हैंड है या बहुत सारे लोग हैं जिसके मदद से मैं आपको बहुत सारी क्लासेज या बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ। सिंगल हैंड हूँ, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, और उसी क्षमता के अनुसार ही मैं आप सबों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। तो अब फिलहाल टॉपिक पे हम देखते हैं। इमोशनली हो जाते हैं ना तो बार बार कुछ न कुछ कहता रहता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर स्मृति स्तर के प्रतिपादक के बारे में पूछ लिया जाए तो बेसिक चीज़ है, बस इसको इतना याद रखिएगा माइंड में कि मेमोरी लेवल की जो टीचिंग है जिसके बारे में बताया है, किसने बताया है, हर्बर्ट महोदय ने बताया है। ये आपको याद रखना है, इतनी सी जानकारी याद रखना है। इनके बारे में या इनके जीवन परिचय के बारे में बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है, बस इतनी बात याद रखना है। अब देखिए, स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है जो प्रत्येक प्राणी में किसी न किसी मात्रा में अवश्य पाई जाती है। और जब व्यक्ति किसी वस्तु, पदार्थ अथवा स्थान को देखता है तो उस वस्तु, पदार्थ अथवा स्थान के प्रतिमान अथवा चिन्ह उसके मस्तिष्क में बन जाते हैं। इन्हीं संचित चिन्हों अथवा पूर्व समय में सीखी हुई बातों को याद करना ही स्मृति कहलाती है। अब देखिए, जितने भी मैंने तथ्य को यहाँ पर लिखा है इनको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करता हूँ। स्मृति जो आपकी होती है, जो मेमोरी होती है, वो क्या होती है, एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया होती है। पूरा दिन प्रतिदिन इंसान कुछ न कुछ छवि, चित्र, टेक्स्ट और बहुत सारी चीज़ों को देखता है और यही जो है स्मृति आपके दिमाग में रहती है और उनकी जब भी आवश्यकता आपको होती है आप रिकॉल करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ प्रक्रिया आपकी मेमोरी या स्मृति के संदर्भ में चलती रहती है, जो कि यहाँ पर आपसे बोला गया है कि प्रत्येक प्राणी में जो है किसी न किसी मात्रा में ये स्मृति आपकी पाई जाती है। हर व्यक्ति में स्मृति होती है, ऐसा नहीं कोई व्यक्ति अगर पढ़ाई में कमजोर है तो ऐसा नहीं कि उसके अंदर स्मृति नहीं होती है, उसके अंदर अलग अलग तरह की स्मृति हो सकती है। और जो बहुत तेज तर्रार विद्यार्थी होते हैं उनके अंदर जो है जितने भी सिद्धांत, थ्योरी, कॉन्सेप्ट होंगे वो सारी चीज़ें भरी होंगी। तो इस तरीके से ये आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, जब व्यक्ति किसी वस्तु, पदार्थ अथवा स्थान को देखता है तो उस वस्तु, पदार्थ अथवा स्थान के प्रतिमान अथवा चिन्ह उसके मस्तिष्क में जो है बन जाते हैं। अगर किसी का मेमोरी या आईक्यू लेवल कम होता है तो वो धूमिल टाइप में बनती है उसकी स्मृति, और कोई का मेमोरी लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा होगा तो वो बहुत गाढ़ी बनती है जो लंबे समय तक उसके मस्तिष्क में रहती है। बस यही तेज तर्रार विद्यार्थी और एक कमजोर विद्यार्थी में अंतर होता है आईक्यू लेवल, यानी कि कितने अच्छे से आप चीज़ों को रिकॉल कर पा रहे हैं, कितने लंबे समय तक जो है तथ्यों को या जो कुछ भी आपने सीखा, समझा, पढ़ा उसको अपने मस्तिष्क में धारण कर पा रहे हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। देखिए, वुडवर्थ के अनुसार सीखे हुए अनुभव के सीधे उपयोग को स्मृति कहा जाता है। ये एक स्टेटमेंट है, इसे भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि स्टेटमेंट के फॉर्म में भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो वुडवर्थ ने क्या कहा था
कि सीखे हुए अनुभव के सीधे इस्तेमाल को ही स्मृति कहते हैं। यानी कि आपने जो कुछ भी अपने जीवन में सीखा है और जब भी कुछ जरूरत पड़ती है उन सीखे हुए तथ्यों की, तो आप उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वही आपकी स्मृति होती है। तो यहां पर यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर होगा। आइए आगे चलते हैं इसमें। अब यहाँ पर हम इस स्लाइड में जो है स्मृति अवस्थाएं जो होती हैं, यानी स्मृति अवस्था जो होती है उसके बारे में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। यानी कि स्मृति लेवल की जो टीचिंग होती है उसमें कौन कौन से पॉइंट्स जो है आते हैं और किन पे ज़्यादातर बल दिया जाता है टीचिंग के दौरान। अगर मान लीजिए कि मेमोरी लेवल की टीचिंग चल रही है किसी क्लासरूम में, ज़्यादातर ये छोटे बच्चों में ही चलती है, तो वहां पर किन किन बिंदुओं पर जो है फोकस किया जाता है और किन किन बिंदुओं पर बल दिया जाता है, ये आपको जानना यहां पर जरूरी है। सबसे पहले अधिगम पे बल दिया जाता है, यानी कि लर्निंग, किसी चीज के बारे में जानने के ऊपर पूरी तरीके से यहां पर फोकस किया जाता है। आप सभी को पता है कि जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसके पास बहुत सारे विचार अपने नहीं होते हैं, वो विचार धीरे धीरे अपने सोसाइटी, अपने परिवार और आसपास के लोगों के द्वारा जो है उसके दिमाग में आते हैं। वो फिर जब स्कूल जाता है तो स्कूल से भी बहुत सारे विचार आते हैं। तो फिलहाल में तो उसका दिमाग बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसके माइंड में नहीं होती है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में धारण करता है समय के साथ धीरे धीरे, और उसके बाद से उसका इस्तेमाल करना सीखता है। तो सबसे पहले तो अधिगम आपकी यानी कि लर्निंग यहां पर होगी। जब किसी व्यक्ति के व्यवहार, अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण में वांछित परिवर्तन लाया जाता है या लाने का प्रयास किया जाता है तो उसे अधिगम कहा जाता है। यानी कि एक जो छोटा सा बच्चा है, छात्र है, उसके व्यवहार में जो है वांछित परिवर्तन लाने का प्रयास होता है कि वो जो है हिंदी विषय के बारे में जाने, हिंदी में वर्णमाला क्या होती है, मात्राएं क्या होती हैं, स्वर क्या होता है, अक्षर क्या होता है, शब्द क्या होता है, तो वो उसको पहले से पता नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो है वो डालने की कोशिश की जा रही है। वही यहां पर बातें मैं समझा रहा हूं, वही आपका यहां पर क्या है, अधिगम की कोशिश की जा रही है। वो लर्न करता है इन चीजों को। फिर उसके बाद से आता है क्या है, धारण, यानी कि रिटेंशन जिसको बोला जाता है, यानी सीखी हुई पाठ्य वस्तु अथवा संस्कारों को मस्तिष्क में स्थायी रूप से बनाए रखना जो है आपका धारण कहलाता है। यानी कि लर्निंग तो उसने कर लिया, आपने बता दिया शब्द क्या होता है, वर्णमाला क्या होती है, स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट काम आता है कि उसको अपने मस्तिष्क में वो धारण कब तक कर पाता है, कैसे कर पाता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही बस मेमोरी का जो है फर्क होता है, एक बहुत ज्यादा आईक्यू लेवल वाले छात्र में और कम आईक्यू लेवल वाले छात्र में, कि वो तथ्यों को लंबे समय तक धारण करता है। जिसका आईक्यू लेवल अच्छा होता है और जिसका आईक्यू लेवल कमजोर होता है वो तथ्यों को कम समय तक धारण कर पाता है। तो बस इसी के कारण जो है कंपटीशन में या स्कोर में वो एक दूसरे को बीट कर पाते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद से प्रत्यय स्मरण यानी कि रिकॉलिंग का पॉइंट आता है। मतलब ये वो पॉइंट्स है मेमोरी लेवल टीचिंग में जिन पर जो है बिंदु पे यानी कि जिन पर फोकस किया जाता है टीचिंग के दौरान। ये बात आपको याद रखना है। एक एक पॉइंट अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। थोड़ा मैं समय लूंगा लेकिन अच्छे से चीजों को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। अब ये प्रत्यय स्मरण वाला जो पॉइंट है इसको भी हम समझते हैं। देखिए, सीखे हुए अनुभवों को चेतना में लाना प्रत्यय स्मरण कहलाता है। व्यक्ति की स्मृति का अच्छा अथवा बुरा होना उसके भूतकाल के अनुभवों को पुनः स्मरण करने पर ही निर्भर करता है। रिकॉल शब्द से ही आपको ये बात स्पष्ट हो रहा है कि किसी जानकारी की आपको किसी सिचुएशन या समय में आवश्यकता है और कितनी अच्छी आपकी आईक्यू लेवल है कि आप उन तथ्यों और जानकारी को उस सिचुएशन के हिसाब से रिकॉल कर पाते हैं, यानी प्रत्यय स्मरण कर पाते हैं। आपने लर्निंग कर ली, उसको अपने दिमाग में धारण भी कर लिया, लेकिन अब जब जरूरत है तो उसको आप प्रत्यय स्मरण करके ला पा रहे हैं या रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इस पर भी जो है बल दिया जाता है मेमोरी लेवल की टीचिंग जब होती है तो। फिर उसके बाद से चौथा है पहचान यानी कि रिकॉग्नाइजेशन जिसको बोलते हैं। किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को देखकर यह बता देना कि हमने उसे पहले भी कभी देखा है, ये पहचान आपका कहलाता है। यानी कि लर्निंग उसकी हो गई, उसने चीज़ों को अपने दिमाग में बैठा भी लिया, उसको रिकॉल भी कर पा रहा है, लेकिन अचानक से अब वो कहीं जाता है, स्कूल से मान लीजिए टीचिंग ये सारी कुछ हो गई और वो जाता है और जो कुछ भी स्कूल में बताया गया है उससे संबंधित चीज़ें उसको अपने आसपास दिखाई देती है। अगर वो उनको पहचान लेता है तो समझिए कि सही दिशा में और बहुत अच्छे से चीज़ों को वो उसने सीख लिया है। तो बस यही पहचान है। जैसे कि एप्पल के बारे में बताया गया स्कूल में, या बिल्ली के बारे में बताया गया, काऊ के बारे में, तो जब वो अपने आसपास के परिवेश में उनको देखता है तो हाँ, मैम ने बताया था कि ये काऊ हैं, इनके 4 पैर हैं, ये इस तरीके से करती हैं काम, मतलब सारा कुछ। तो ये आपका पहचान वाला पॉइंट है। तो इन चारों पॉइंट्स पे यहाँ पर बेसिकली जो है ध्यान दिया जाता है मेमोरी लेवल की टीचिंग यानी स्मृति स्तर की शिक्षण में। तो अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम आगे देखते हैं।
अब देखिए स्लाइड में स्मृति स्तर की जो टीचिंग्स होते हैं या स्मृति का जो वर्गीकरण है उसको हम देख लेते हैं। वैसे किताबों में आपको नहीं मिला होगा, तो मैंने काफ़ी रिसर्च करके सारे तथ्यों को यहाँ पर मेंशन किया है, तो आप इसे देख लेना। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो है इस पर ध्यान आपको रखना जरूरी है। अब देखिए किसी भी बात को यहाँ पर याद करने की योग्यता प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो किसी बात को एक बार याद करके करने के पश्चात कभी नहीं भूलते। इसके विपरीत बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति हमको मिलेंगे जो याद तो करते हैं लेकिन वो चीज़ों को भूल जाते हैं। इन्हीं व्यक्तियों की भिन्न भिन्न योग्यताओं के आधार पर जो है स्मृति का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। ऐसा नहीं कि ये साइंटिफिक है कि यही होगा, मतलब इनकी योग्यताओं को देखते हुए इसका वर्गीकरण किया गया है। तो एक तो आपका होता है तात्कालिक स्मृति, यानी कि इमीडिएट मेमोरी, यानी कि कोई भी चीज़ या सिचुएशन आपके सामने घटित हो रही है तो कैसे आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं। स्थायी स्मृति, जैसे कि धारण करने वाली क्षमता के बारे में मैंने अभी आपको ऊपर बताया। व्यक्तिगत स्मृति है, अव्यक्तिगत स्मृति है, सक्रिय स्मृति है और निष्क्रिय स्मृति है। तो इनके नाम से आपको सारी जानकारी स्पष्ट हो रही होगी। एक एक को मैं बहुत ज़्यादा डीपली में एक्सप्लेन करूँगा तो आपका ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है उसमें देखते हैं। और भी कई सारे स्मृति यहाँ पर दी गई है, जैसे कि यांत्रिक स्मृति, यानी मैकेनिकल, जो भी मैकेनिकल काम करते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से इस प्रकार की स्मृति वाले लोग करते हैं। रटंत स्मृति, यानी कि जो रटिफिकेशन करते हैं, चीज़ों को समझते नहीं उनको रट कर याद करते हैं। नंबर तो वो अच्छा ला सकते हैं लेकिन जब उसको व्यवहारिक तरीके से इस्तेमाल करने की बात होगी तो वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने समझा नहीं, रटा है। तार्किक स्मृति, यानी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे आपने देखे होंगे कि मतलब तर्क करते हैं किसी क्वेश्चन, या आप उनको चुप नहीं कराना चाहिए, वो तर्क करते हैं कि ऐसा चीज ये घटित क्यों हो रहा है, ऐसे ये काम क्यों हो रहा है। तो ये लॉजिकल मेमोरी उसके अंदर हो सकती है। स्मृति स्तर के शिक्षण के कुछ प्रतिमान यानी कि मॉडल्स हैं, उनको आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और यहाँ पर मूल्यांकन प्रणाली। और इन सारे पॉइंट्स के बारे में मैंने ऊपर आपको क्लियर कर दिया। उद्देश्य क्या है इसमें, मतलब बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होता छात्रों के दिमाग में। जिनकी भी मेमोरी लेवल की टीचिंग की जाती है उनके मस्तिष्क में ज्ञान को बिठाने का, धारण करने का प्रयास किया जाता है। मेमोरी लेवल के टीचिंग में संरचना के बारे में ही बताया, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली के बारे में। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और हम यहाँ पर आगे देखते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो। देखिए एक पॉइंट्स मैंने और यहाँ पर मेंशन किया है, अच्छी स्मृति की कुछ विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड मेमोरी। इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने एक इमेज लगाया है, तो यहाँ पर बहुत सारी प्रोसेस हमारे माइंड में चलती रहती है, उसी का एक इमेज मैंने यहाँ पर शो करने का प्रयास किया है। तो देखिए सबसे पहले अच्छी स्मृति के लिए शीघ्र अधिगम होना जरूरी है। यानी कि अगर आपका मेमोरी लेवल बहुत अच्छा है, अच्छा मेमोरी आपका काम करता है, तो कोई भी चीज़ जो भी सिखाई आपको जाती है आप उसको बहुत ही जल्दी और अच्छे तरीके से लर्न कर लेते हैं। ये एक अच्छी स्मृति का जो है यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक है, इसे आपको याद रखना है। और इसमें धारण का स्थायित्व होना चाहिए, यानी कि जो कुछ भी सिखाई जाती है उसको आपको अपने माइंड में धारण भी करना है, जैसे कि मैंने ऊपर अभी आपको बताया। इसमें प्रत्यास्मरण की शीघ्रता होनी चाहिए, यानी कि जब जरूरत हो, जैसे कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पहले पढ़ाया गया है, आप तुरंत उस पर रिस्पॉन्स करते हैं, आंसर देते हैं। तो ये भी जो है आपका अच्छी स्मृति का कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद से अच्छी स्मृति उपयोगी होनी चाहिए, यानी कि जो भी आपने चीज़ों को सीखा है, आपके अंदर जो भी स्मृति है जिसको आपने धारण कर रखा है वो अच्छी होनी चाहिए। फिजूल की बातें बहुत सारे लोगों के दिमाग में याद है, लेकिन जो जरूरत की चीज़ें हैं वो आपको याद है कि नहीं, इसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है। अच्छी स्मृति में व्यर्थ की बातों को भूलने का गुण होना चाहिए, यानी कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता है, जिनका कोई औचित्य नहीं होता है, उनको आपको भूलना होगा, तभी आपके माइंड में जगह बनेगी अच्छी स्मृति के लिए। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मेमोरी के बारे में कुछ पॉइंट्स है, इनको भी आपको याद रखना है, समझ लेना है। व्यवहारिक जीवन में भी ये काम करता है और वैसे एग्जाम में तो आपसे पूछ लिया ही जाता है। तो आइए हम अगली स्लाइड को देखते हैं। अब इस स्लाइड में हम जो है शिक्षण के अवबोध स्तर को देखेंगे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि 3 लेवल पर टीचिंग की जाती है। स्मृति स्तर में मैंने आपको बताया कि छात्रों के मस्तिष्क में कोई जानकारी नहीं होती है, पहले उनके जो माइंड होता है, जो दिमाग होता है, उसमें जानकारी जो है फीड करने का काम किया जाता है, प्रतिस्थापित किया जाता है। अब अवबोध स्तर पे जब वो छात्र आपका आता है, यानी कि स्मृति स्तर की उसकी टीचिंग हो गई, उसके बाद जब वो अवबोध स्तर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल के मतलब लर्निंग के लिए, अध्ययन के लिए आता है, तब वहाँ पर जो टीचिंग होती है किस प्रकार की होती है उसको हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए सबसे पहले पॉइंट्स में मैंने क्या बताया कि मॉरिसन महोदय के द्वारा जो है अवबोध स्तर का जो है यहाँ पर प्रतिपादन किया गया था। अगर पूछा जाए कि अवबोध स्तर का जो शिक्षण होता है उसके प्रतिपादक कौन है, तो मॉरिसन महोदय, ये आपको याद रखना है।
अब देखिए बोध स्तर का शिक्षण का मध्य स्तर कहलाता है और इसमें उन छात्रों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी बुद्धि विकासशील होती है, विकसित नहीं विकासशील यहाँ पर बात की जा रही है, यानी कि अभी लर्निंग प्रोसेस में चल रही है। अभी जो चिंतनशील स्तर हमारा आएगा वहां पर बुद्धि का विकास जो है हो चुका होगा, तो विकसित कह सकते हैं, लेकिन अभी इस अवस्था में विकासशील ही जो है छात्र की बुद्धि को माना जाता है अवबोध स्तर पे, ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि बोध स्तर के शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षण पहले स्मृति स्तर पर हो चुकी है, यानी कि डायरेक्ट आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पे नहीं आ सकते, क्योंकि आप किन्हीं चीज़ों का बोध तभी कर सकते हैं जब आपके पास पूर्व ज्ञान हो। यानी कि अगर अचानक से किसी चीज़ के बारे में आपको पता नहीं है और उससे सवाल पूछा जाता है तो आप कोई भी रिप्लाई और जवाब नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और किसी भी परीक्षा में आपसे क्वेश्चन उसी प्रकार से पूछा जाता है, सिलेबस उसी प्रकार से तैयार किया जाता है जो कुछ आपने पहले पढ़ रखा हो। जैसे कि आप यूजीसी नेट का पेपर दे रहे हैं तो पीजी में आपने अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा होगा और रिसर्च से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आने वाले समय में आप रिसर्च करोगे, नेट क्वालिफाई होगे, पीएचडी करोगे, तो जो आप जानते हैं और नहीं भी जानते तो उसको पहले आपको सिलेबस में मेंशन करके बताया जाता है कि यहाँ से हम क्वेश्चन पूछेंगे, इनको आप पढ़ो, ठीक है। तो आई होप कि ये बातें आपको क्लियर हो गई कि बोध स्तर के शिक्षण के लिए मेमोरी लेवल की टीचिंग आवश्यक है, तभी आपका यहाँ पर कुछ काम हो पाएगा। अब देखिए बोध स्तर पर विद्यार्थियों को सामान्यीकरण तथा सिद्धांत एवं तथ्यों के संबंध में बोध कराने पर बल दिया जाता है। तो बेसिकली फोकस क्या होता है बोध स्तर पे, तो विद्यार्थियों को सामान्यीकरण पर, यानी कि उनके पास कुछ ज्ञान तो आ चुका है लेकिन अब जब व्यवहारिक जीवन में उनका इस्तेमाल, यानी कि उनको बता दिया गया किसी जानवर के बारे में, ये जानवर ऐसा होता है, उसका बिहेवियर ऐसा होता है, जब रियल लाइफ में वो उन चीज़ों को देखता है तो उसे याद आ जाता है कि नहीं मैम ने बताया था या सर ने बताया था ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे होती है। तो सामान्यीकरण और सिद्धांत एवं तथ्यों के संबंध में बोध करने यानी रिकॉल करने के संदर्भ में अभी स्मृति स्तर पर मैंने आपको इसके बारे में बताया था। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो कि ये हमारे बंधु हैं जिनके दिमाग में कई सारी प्रोसेस चल रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ भी ये सोच रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये एक इमेज बनाई गई है, तो ऐसा ही प्रोसेस माइंड में चलता है जिसे हम देखते नहीं है लेकिन एक मन की छवि पे वो सारी चीज़ें घटित होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बोध स्तर के बारे में बातें जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ गई होंगी। अब आगे हम इसमें देखते हैं। अब देखिए आगे इसके उद्देश्य के बारे में जानते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। मतलब मान लीजिए बोध स्तर का टीचिंग किया जाता है या बोध स्तर का जो लर्निंग छात्रों के द्वारा किया जाता है, तो इसका उद्देश्य क्या होता है उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखिए संशोधित ब्लूम वर्गीकरण के अनुसार शिक्षण अवबोध स्तर का उद्देश्य निम्न उद्देश्यों पर आधारित है। ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण के आधार पर ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगा, आज की इस क्लास में नहीं लेकिन इनके बारे में बताऊंगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है उसे हम देखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य निर्देशात्मक संदेशों की व्याख्या करना, उदाहरण देना, वर्गीकरण करना, तुलना करना तथा अनुमान के माध्यम से निर्देशात्मक संदेशों को समझना। यानी कि छात्रों के दिमाग में पहले से मेमोरी लेवल पे बहुत सारी जानकारी जो है प्रतिस्थापित कर दी गई। अब उन्हीं जानकारियों के संदर्भ में यहाँ पर बात की जा रही है कि उदाहरण देना, मतलब एग्जाम्पल देना। चीज़ों को आपने समझ लिया, अगर आपसे पूछा जाए कि गाय के बारे में आप कुछ बताएं, पहले आपको बताया गया है तो आप तुरंत क्या करते हैं, एग्जाम्पल दे के बताते हैं या किसी गाय को देख के कि ये सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। फिर उसके बाद से वर्गीकरण करना, किसी भी जानकारी जिसको आपने पहले ही अपने दिमाग में बैठा रखा है। तुलना करना, कंपेयर, कि वो ऐसा है ये ऐसा है, इस तरीके से, मतलब किसी तथ्य के बारे में या कुछ भी ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तुलना करना, अनुमान लगाना, प्रेडिक्शन के माध्यम से निर्देशात्मक संदेशों को समझना, ये सारा कुछ जो है बोध स्तर के ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य यहाँ पर होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है कि इसके उद्देश्यों में उचित प्रक्रिया का उपयोग भी मुख्य रूप से सम्मिलित होता है। उचित प्रक्रिया का इस्तेमाल भी जो है मुख्य रूप से इसमें सम्मिलित किया जाता है बोध स्तर के टीचिंग लेवल में। इसके साथ ही साथ विषय वस्तु व्यापक और अधिक विस्तृत है जिसमें वास्तविक जीवन की स्थितियों के सिद्धांतों और सामान्यीकरण का अनुप्रयोग सम्मिलित होता है। इन सारे पॉइंट्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया। सामान्यीकरण के संदर्भ में क्या बात होती है, जो छात्र ने मेमोरी लेवल के अंदर सीखा उनको कितना वो समझ पा रहा है, सामान्यीकरण कर पा रहा है, अनुप्रयोग उसका इस्तेमाल कर पा रहा है, ये सारी बातें मैंने अभी ऊपर आपको बताई। तो उम्मीद करता हूं कि ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। देखिए यहाँ पर समझना है, तथ्य बहुत कम है यहाँ पर, जैसे कि मैंने किनके द्वारा यहाँ पर प्रस्तावित किया गया है, बोध स्तर हो गया चाहे स्मृति स्तर, तो वो सारा कुछ मैंने बताया। बाकी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको समझना है यहाँ पर है। अब अगले स्लाइड में हम यहाँ पर देखते हैं शिक्षण की पद्धतियाँ कौन सी इस्तेमाल की जाती हैं यहाँ पर बोध स्तर के लिए। तो ये है आपका नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पर शिक्षण की पद्धतियों का इस्तेमाल और इसके साथ साथ उपकरण जो हम इस्तेमाल करते हैं बोध स्तर के टीचिंग लेवल पे। टीचिंग मेथड्स एंड इक्विपमेंट्स, उपकरण। गर्मी का मौसम चल रहा है और गला बार बार सूख जा रहा है,
खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर हम आगे देखते हैं। देखिए, व्याख्यान विधि का इस्तेमाल यहाँ पर हो सकता है एवं सह प्रदर्शन, यानी व्याख्यान के साथ उसको प्रदर्शित करके भी चीज़ों को बताना है, जैसे ब्लैक बोर्ड पर कोई डायग्राम बनाकर लेक्चर देके, इस तरीके का इस्तेमाल जो है या टीचिंग मेथड का जो है हम बोध स्तर पे कर सकते हैं, क्योंकि मेमोरी लेवल से छात्र जो है ऊपर आ चुके हैं, यहाँ पर बहुत सारी जानकारी उनके माइंड में आ चुकी है। तो यहाँ पर जो है व्याख्यान विधि का इस्तेमाल हम कर सकते हैं विथ जो है प्रदर्शन के साथ, यानी डायग्राम, पिक्चर, इस तरीके से इस्तेमाल करके। लेकिन जो मेमोरी लेवल की टीचिंग है वहाँ पर व्याख्यान विधि कारगर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अभी छात्र लर्निंग मोड में है, अभी जानकारी का अभाव है उसके मस्तिष्क में, तो वहाँ पर ये विधि काम नहीं करेगी। अब देखिए, चर्चा विधि, इसमें डिस्कशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। आगमनात्मक, निगमनात्मक बारे में मैंने कई बार बताया है। आगमनात्मक का मतलब पहले एग्जाम्पल दिया जाता है, उसके बाद आपको किसी सिद्धांत या नियम की तरफ ले जाया जाता है, और निगमनात्मक में पहले नियम या सिद्धांत बताया जाता है, उसके बाद से आपको एग्जाम्पल की तरफ ले जाया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर मतलब किसी तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं न्यूटन के लॉ से, यानी कि मान लीजिए पहले न्यूटन के सारे यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया गया, न्यूटन के जो 3 लॉ हैं, फिर उसके बाद से कैसे उसका इस्तेमाल है, कोई चीज़ ऊपर से गिरती है, कोई वस्तु हो गया, चाहे सेब हो गया, फल हो गया, कुछ भी, तो हम वहाँ तक ले जाते हैं। तो नियम से जब भी आपको उदाहरण की तरफ ले जाया जाए तो वो आपका निगमनात्मक होता है, और आगमनात्मक का मतलब पहले ही आपको एग्जाम्पल बता दिया जाए कि सेब गिर रहा है पेड़ से, उसके बाद से उस पर जो है नियम अप्लाई किया जाए या सिद्धांत अप्लाई किया जाए। आज लग रहा है मेरा गला बैठ जाएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं। अब देखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें है कि उदाहरण और स्पष्टीकरण, यानी कि एक्सप्लेनेशन एंड ये आपका एग्जाम्पलिफिकेशन है एंड एक्सप्लेनेशन। कक्षा में विशिष्ट उदाहरणों का उपयोग किसी बिंदु को स्पष्ट करने, रुचि में संवर्धन करने के लिए किया जाता है, और इससे कक्षा का वातावरण अधिक सक्रिय होता है और अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रेरक हो जाती है। शिक्षण के अवबोध स्तर पर अभिप्रेरणा बाह होने के साथ साथ आंतरिक प्रकृति की भी होती है। अब देखिए, यहाँ पर बेसिकली जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया है, इस स्तर की टीचिंग में जो है ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स का जो है इस्तेमाल किया जाता है, यानी उदाहरण दे दे के तथ्यों को समझाने का प्रयास किया जाता है, और इसके साथ ही साथ जो है कक्षा का वातावरण अधिक सक्रिय जो है बनाकर रखा जाता है, जहां पर छात्र जो है क्वेश्चन पुट अप करें और टीचर्स के द्वारा उसका आंसर दिया जाए। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए छात्र को, तो क्या करता है टीचर, उनकी हेल्प करता है, उनको समझाता है। अब देखिए, इसमें यह भी बात मैंने बताई आपको कि शिक्षण के अवबोध स्तर पर अभिप्रेरणा बाह होने के साथ साथ जो है आंतरिक प्रकृति की भी होती है, यानी कि जब भी अंडरस्टैंडिंग लेवल की टीचिंग या लर्निंग आपकी चल रही है, तो जो अभिप्रेरणा होती है, जो मोटिवेशन होता है, वो बाह होने के साथ साथ इंटरनल भी होता है। ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि शिक्षण पद्धति और उपकरण, यानी कैसे क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। उपकरण में जैसे कि आपका मॉडल्स हो गया, कोई चार्ट हो गया, चार्ट में मतलब कोई भी सब्जेक्ट के अनुसार होता है। बायोलॉजी है तो बायोलॉजी से संबंधित बहुत सारे चार्ट्स होते हैं, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, जो बॉडी आर्गन्स है उनके पार्ट्स के बारे में हो गया, तो इस तरीके के जो आपके उपकरण हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा, मैं कर भी कह सकता हूँ कोशिश करने के अलावा, कि आपको जो भी मैं बता रहा हूँ वो अच्छे तरीके से समझ में आए। आइए अब आगे देखते हैं इसमें। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैंने कुछ जो है उपकरण के संदर्भ में बिंदु भी जो है मेंशन कर रखा है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि प्रतिरूप यानी कि मॉडल्स, जो भी चीज़ या हम समझा रहे हैं, जैसे कि अर्थ के बारे में समझाते हैं तो हम ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं, वो एक 3D मॉडल्स होता है अर्थ का। उसके साथ ही साथ जो है लेखा चित्र यानी कि चार्ट्स, जैसे कि मैंने ऊपर अभी आपको बताया, विज्ञान के संदर्भ में बायोलॉजी होगा, चाहे फिजिक्स हो सकता है, चाहे आपका बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्टों में चार्ट्स का इस्तेमाल करके चीज़ों को आसान करके आप छात्रों को समझा सकते हैं। फिर उसके बाद से दीप्ति या कोंच वाले कार्ड, फ्लैश कार्ड जिनको बोलते हैं, जिन पे बहुत सारी चीज़ें बनी होती हैं, उनको ऐसे ऊपर पलट पलट कर चीज़ों को समझाया जा सकता है। और यहाँ पर चौथे नंबर पे आपका पिक्चर से कुछ इमेज को लेकर भी, मतलब जो भी तथ्य या टॉपिक्स आप पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित इमेज को लेकर जो है उनको क्या करें कि वास्तविक अनुभव प्रदान करते हैं, तो चीज़ों को वो और भी अच्छे तरीके से समझते हैं। फिर शिक्षार्थी शिक्षण सहायक सामग्री की सहायता से अवधारणाओं को अधिक सरलता से जो है समझ सकता है। यानी कि ये जितने भी आप उपकरण देख रहे हैं, जो सहायक सामग्री होती है शिक्षण के दौरान, जो टीचर्स इस्तेमाल करते हैं, उनके माध्यम से जो भी कॉन्सेप्ट वो समझाने का प्रयास कर रहा है छात्रों को, वो बड़ा सरलता और सहजता के साथ जो है छात्र क्या करता है, समझ लेता है।
शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता और स्तर के अनुसार सही सहायता और उपकरण का उपयोग करना चाहिए। यानी कि अब ये जो टीचिंग टूल्स होते हैं, यानी जो सहायक सामग्रियां होती हैं, इनका चुनाव भी छात्र किस क्लास का है, किस लेवल की टीचिंग चल रही है, उसके अनुसार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि छात्र जो है मेमोरी लेवल का है और आप जो टीचिंग टूल्स जो है यानी सहायक सामग्री है वो आप बोध स्तर का इस्तेमाल करें, तो वहां पर वो उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होगा, मतलब प्रभावी नहीं होगा और छात्रों के लिए हेल्पफुल भी नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। अब हमारा अगला जो होगा वो है आपका चिंतनशील स्तर यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल। ये टीचिंग का आपका लास्ट लेवल है, तो थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूं। चिंतन स्तर का शिक्षण यानी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। सबसे पहले हमने स्मृति स्तर के बारे में जाना। स्मृति स्तर के टीचिंग लेवल्स कैसे होते हैं, उसमें क्या जो है मुख्य रूप से जो है हमारा काम होता है, छात्रों के दिमाग में जानकारियों को बिठाना या प्रतिस्थापित करने पे पूरी तरीके से ध्यान होता है, अगर एक दो लाइन में कहा जाए। फिर उसके बाद हमने बोध स्तर को देखा, जहां पर उनके पास ज्ञान तो आ चुका है लेकिन उनका इस्तेमाल करना, यानी कि जब भी वो सारी चीजें उनके सामने घटित हों या तथ्य के बारे में चर्चा हो तो वो तुरंत चीजों को क्या करे, समझ जाए। अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि नाम से बोध हो जाए उनको। आई होप कि आप समझ पा रहे हो। अब लास्ट में जो आपका आता है चिंतनशील स्तर यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। अब यहां पर उनके पास जानकारी भी हो गई, चीजों का वो बोध भी कर पा रहे हैं, अब वो उस पर चिंतन और मनन करके नए तथ्यों और ज्ञान का भी सृजन कर सकते हैं इस स्तर पर। अब देखिए इसमें सबसे पहले पॉइंट्स में मैंने क्या बताया कि चिंतन स्तर में शिक्षक अपने छात्रों में चिंतन, तर्क, कल्पना शक्ति को बढ़ावा देता है ताकि छात्र स्मृति और बौद्ध स्तर दोनों के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। यानी कि देखिए यहाँ पर आप वो समस्याओं का खुद से समाधान भी कर सकता है, लेकिन स्मृति लेवल पे यानी स्मृति स्तर पे और बोध स्तर पे वो समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता था। लेकिन पूरा जोर यहाँ पर क्या होता है कि छात्र अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सके, उसके लिए चिंतन, तर्क, कल्पना शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है इस लेवल पे टीचिंग के द्वारा। अब देखिए चिंतन स्तर पर शिक्षण समस्या केंद्रित होती है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है आपका जो चिंतन स्तर का शिक्षण होता है। उसके बाद से इस स्तर में अध्यापक बच्चों के सामने समस्या उत्पन्न करता है और बच्चों को उस पर अपने स्वतंत्र चिंतन करने का समय देता है। यानी कि कोई प्रॉब्लम उन्होंने क्रिएट कर दिया या कोई प्रॉब्लम भी है उसे सॉल्व करने के लिए बोल दिया छात्रों को, और स्वतंत्र रूप से उन्होंने बोला कि जैसे तुमको लगता है वैसे इस प्रॉब्लम को तुम सॉल्व करके हमें दिखाओ। तो इसमें क्या होती है कि छात्र की सृजनात्मकता भी बढ़ता है, वो सोचता है, विमर्श करता है ये चीज़ों मतलब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। और इस स्तर में बच्चों में आलोचनात्मक तथा मौलिक चिंतन उत्पन्न होता है। आलोचना यानी कि अब उनके पास कुछ ज्ञान है, अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो उस पर आलोचनात्मक तथा मौलिक चिंतन जो है वो कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक जो है चिंतन स्तर के बारे में समझ में आ गया। यानी कि आप इस तरीके से समझ सकते हैं एक दो लाइन में कि चिंतन स्तर वह स्तर है मतलब जिस पे टीचिंग की जाती है छात्रों के लिए, तो जहां पर ज़्यादातर छात्रों पर चिंतन, मनन, तर्क और कल्पना शक्ति को बढ़ाने के लिए जो है टीचिंग किया जाता है। और ये पूरी तरीके से समस्या केंद्रित स्तर आपका होता है, जिसमें छात्रों को प्रॉब्लम्स दी जाती है जिसका वो स्वतंत्र रूप से चिंतन करके समाधान कर सके। और यहाँ पर समस्याओं को समाधान करने पर जोर दिया जाता है, यानी छात्र अपनी समस्याओं को खुद से सॉल्व करे, इस पर भी बल दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए इसमें आगे जो पॉइंट्स हैं उनको भी हम देखते हैं। अब यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर जो है चिंतन स्तर के कुछ गुण हैं उसे हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले नंबर पे मैंने बताया कि इस स्तर पर शिक्षण का झुकाव शिक्षार्थी पर अधिक केंद्रित होता है, यानी कि ज़्यादातर इसमें मुख्य रूप से छात्र क्या होता है, सक्रिय होता है। और यहाँ पर शिक्षक का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान और इसमें रोल होता है, उसको कहीं भी प्रॉब्लम आती है हेल्प करने में। ऐसा नहीं कि शिक्षक जो है पूरी तरीके से निष्क्रिय हो जाता है, मतलब ज़्यादातर जो है यहाँ पर छात्र सक्रिय आपका होता है। इस स्तर पर शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच अधिक अंतःक्रिया होती है, इंटरेक्शन के बारे में बात की जा रही है। और शिक्षण का यह स्तर उच्च वर्ग के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है, यानी कि जिनका स्मृति स्तर का जो है टीचिंग हो चुका है, यानी स्मृति स्तर पे उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, फिर उसके बाद से बोध स्तर पे भी उनका पढ़ाई लिखाई हुआ है, उसके बाद से ही जो छात्र होंगे, ये दोनों लेवल के बाद के जो छात्र, वो जो है चिंतन स्तर पे जो है आ सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। और कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु इसके साथ ही साथ मैं बता देता हूं। देखिए एक चीज़ मैं बताना यहाँ पर भूल गया था कि इस स्तर के प्रतिपादक कौन है, यानी कि जो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल होता है इसके प्रतिपादक जो है हंट महोदय हैं। ये आपको याद रखना है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, स्मृति स्तर,
जिसके प्रतिपादक जो है आपके यहाँ पर हर्बर्ट महोदय थे। फिर उसके बाद से बौद्ध स्तर के बारे में मैंने बताया, जिसके प्रतिपादक मॉरिसन महोदय हैं, और चिंतनशील स्तर के जो प्रतिपादक हैं वो हंट महोदय हैं। ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको यहाँ पर याद रख लेना है चिंतन स्तर के बारे में, जैसे कि इस स्तर की टीचिंग के बाद मूल्यांकन किस प्रकार का होता है, ये आपको याद रखना है। जैसे कि मूल्यांकन के लिए निबंध प्रकार की परीक्षा का उपयोग जो है इस स्तर पर किया जाता है। दृष्टिकोण, विश्वास और भागीदारी का मूल्यांकन भी इसी के अंतर्गत जो है किया जाता है छात्र का। तो उम्मीद है कि ये भी पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। और इस स्तर पर विद्यार्थी की मौलिक सोच और क्षमताओं का भी विकास किया जाता है या उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। और शिक्षक को लोकतांत्रिक यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि इस स्तर पे टीचर का जो रोल होता है वो लोकतांत्रिक होना चाहिए। ज्ञान को छात्रों पर लागू नहीं करना चाहिए, यानी कि अपने ज्ञान को जो है छात्रों के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। डेमोक्रेटिक जो है यहाँ पर रोल जो है शिक्षक का होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये भी बात आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई। और इस स्तर पर छात्र को वास्तविक समस्या की स्थिति का सामना जो है करना पड़ता है, जैसे कि समस्या के बारे में मैंने ऊपर आपको बताया। बहुत सारे बिंदु हैं, बस इस पॉइंट्स को आपको समझ लेना है और सारे पॉइंट्स आपको जब भी कभी बात होगी चिंतनशील स्तर की वो आपको क्लियर हो जाएगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अभी आगे मैं मेटा कॉग्निशन के बारे में बताने वाला था, लेकिन गले में कुछ प्रॉब्लम मुझे लग रही है, जिसके कारण से मैं आगे अब जो है बोलने में लग रहा है असक्षम हूँ। तो इसलिए मैं उस पॉइंट्स को यानी कि जो टॉपिक है, जब नेक्स्ट मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको मेटा कॉग्निशन के बारे में बता दूंगा। वैसे ये स्मृति से ही संबंधित आपका है, सोच के बारे में सोचना, यही आपका मेटा कॉग्निशन होता है। लेकिन कुछ डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा, तो आप उसका वेट करिएगा। और उम्मीद करता हूं कि ये जो मैं शिक्षण के स्तर के बारे में आज बताया हूं वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तीनों लेवल के बारे में मैंने डिटेल में बताया, और कोई पॉइंट समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देखिए, मैं क्या बोलूं आपसे, मैं कई बार कमेंट में बोल चुका हूं कि आप मुझे हर यूनिट्स में से जो टॉपिक आपके क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, नहीं समझ में आते, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं वो टॉपिक आपका क्लियर करने का प्रयास करूंगा। और ये सीरीज इसी प्रकार से चलेगी, जो टॉपिक मुझे महत्वपूर्ण लगेगा, जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक्स को मैं कराऊंगा। इसके साथ ही साथ एक क्वेश्चन का सेट में तैयार कर रहा हूं एग्जाम से पहले, उस सेट को भी आपको कराऊंगा। देखिए, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। स्टार्टिंग में भी मैंने आपसे बहुत ज़्यादा 2-3 मिनट मैंने ले लिया अपनी बातों को बताने में, तो उसी प्रकार से जो है मैं बहुत रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ। आपको उसमें करने में क्या है कि आप किसी यूनिट्स में कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता, आपको कमेंट में बस लिख देना है। आपके लिए मैं इतना करता हूँ, आप इतना नहीं कर सकते। देखिए, जब आप कमेंट करके टॉपिक को बताओगे तो इससे ये पता चलेगी कि आपका ये टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो उस टॉपिक को मैं बहुत डिटेल में कई सारी किताबों का इस्तेमाल करके कंटेंट तैयार करूँगा, पिक्चर्स का इस्तेमाल करूँगा, ताकि आप उस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओ। और जैसे कि आप मान लीजिए कि मदद मैं भाई कुछ ही स्तर पे कर सकता हूं, तो आपके लिए जो उचित हेल्प होगी आप वही लेना चाहोगे। तो वही बात यहां पर मैं कर रहा हूं कि जो टॉपिक्स आपका क्लियर नहीं है प्रत्येक यूनिट में आप मुझे बताइएगा, मैं बहुत ही सहज भाषा में कंटेंट उसका तैयार करूंगा और आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये क्लास आप सभी को पसंद आई होगी, सारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी, और कहीं से भी लगता है कि एफर्ट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है तो आप वीडियो को लाइक करके हमें अप्रिशिएट जरूर करिएगा। और इसके साथ ही साथ चैनल को यहाँ पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो आज से जो है ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज आपकी कंटिन्यूअस चलती रहेगी। जो टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा उन टॉपिक्स को मैं आपको कराते हुए चलूँगा, और उम्मीद है कि इनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।